नमस्कार। तो कल मैंने जो भी आपको पढ़ाया था होप आपने वो सब पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक टेस्टिंग कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कल का। ठीक है, कि आप लोगों में से कितने जन ने वो क्वेश्चन मतलब सॉल्व करके आए हैं। तो देखते हैं कौन बता पाता है, ठीक है, आंसर दे पाता है। तो पीटी का ये प्रॉब्लम है, आपको जो सॉल्व करना है। देखते हैं आप लोगों में से कितने जन इसका सही आंसर दे पाते हैं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। ए है आपका शक्तियों का पृथक्करण, बी है आपका विधि के समक्ष समानता, सी है आपका सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ठीक है। एंड डी है आपका स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ठीक है। अब इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं, केवल पहला तीसरा, बी केवल पहला दूसरा, सी केवल पहला दूसरा और चौथा, डी सभी, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट। देखो कितने लोग पढ़े हैं और कितने लोगों को कल का कॉन्सेप्ट समझ में आया था। अगर समझ में आया होगा तो आप एकदम इजीली इसका जवाब दे देंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो अभी भी आपका क्लियरिटी नहीं होगा। तो चलिए फटाफट जवाब दीजिए, कितने लोगों को समझ में आया मैं भी देखूं, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा वो आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी होगा, ठीक है। आप लोगों में बहुत जन सोच रहे होंगे सभी होगा, लेकिन मैं बता दूं इसका सिर्फ जवाब क्या होगा, सी केवल पहला दूसरा और चौथा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या पूछा है, विधि के शासन का अर्थ क्या है, ठीक है। कल हम लोगों ने संविधान पढ़ा था, ठीक है। संविधान क्या है, प्रावधानों का संग्रह है। उसके बाद हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़े थे, संविधानवाद पढ़े थे। संविधानवाद में हम लोग ने क्या पढ़ा था, सीमित शासन, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। और सभी व्यक्ति क्या है, संविधान के लिए समान है और कोई संविधान से ऊपर नहीं है, यानी समानता। और हमने क्या पढ़ा था, संविधान स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देता है। बट जो संविधान है यानी विधि का जो शासन है वो सरकार के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि सरकार क्या है, वो सामूहिक रूप से एक साथ होके क्या होती है, जनता के लिए उत्तरदायित्व होती है। जो मंत्री होते हैं वो किसके लिए, मंत्रिमंडल के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। यानी आपको ये समझना जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी उस चीजों को नहीं समझा होगा तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा कि सरकार के प्रति उत्तरदायित्व, और वो सिलेक्ट कर देगा सभी। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आज की जो शुरुआत की कल के आंसर से की, तो आज भी जो पढ़ाऊंगा मैं कल उस पे भी मैं क्वेश्चंस करूंगा।
तो देखते हैं कितने लोग आप लोग जो है इनके जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कर रहा हूं उसका जवाब दे पाते हैं। देखिए अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो इतना डेफिनेटली है कि आप लोगों को सारे जवाब आएंगे, लेकिन अगर आप क्या है वीडियो को भगा के और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो उसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो चलिए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको एक बार ध्यान कर लेते। कल हम लोगों ने राज्य पढ़ा था, ठीक है, राज्य के तत्व पढ़ा था, संविधान पढ़ा था, संविधानवाद पढ़ा था, राज्य व्यवस्थाएं पढ़ी थी, ठीक है। फिर हमने उसमें क्या है कानून के बारे में थोड़ा हम लोग ने डिटेल जाना था, ठीक है। मतलब संसद का कानून क्या होता है, फिर इसके बाद न्यायालय के निर्णय क्या होते हैं। अभी हम लोग संस्थाओं को समझ लेते हैं, ठीक है, कि संस्थाएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो संस्थाओं को समझते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आप भी बनाते चलिए तो आपको बहुत जल्दी इजीली समझ में आएगा कि भारत में संस्थाएं क्या है, कितने प्रकार की है और वो कौन कौन से है। तो भारत में जो संस्था है वो 3 प्रकार की है। पहला है संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, संवैधानिक। इसके बाद दूसरा है असंवैधानिक, असंवैधानिक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। और तीसरा है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक को हम लोग क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो मैंने बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर हम लोग संविधानिक की बात करें तो संविधानिक का मतलब होता है जो संविधान द्वारा सृजित है, ठीक है, संविधान द्वारा सृजित यानी जिन संस्थाओं को संविधान द्वारा बनाया गया है, मतलब किसी आर्टिकल या अनुच्छेद के जरिए जिस संविधान को संस्थाओं को बनाया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं संविधान द्वारा सृजित, यानी जो संविधान के अंदर से निकली हुई संस्थाएं हैं, ठीक है। और असंवैधानिक मतलब बोला जाए तो असंवैधानिक का मतलब है जो ना कानूनन है ना गैर संवैधानिक है, यानी जो अनलीगल है, ठीक है, जो लीगली नहीं है उनको हम लोग क्या बोलते हैं असंवैधानिक। या तो आप बोल सकते हो संविधान के विरुद्ध जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है, संविधान विरुद्ध जो संस्थाएं होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं असंवैधानिक, ठीक है। अब गैर संवैधानिक की अगर हम लोग बात करें तो गैर संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो संविधान द्वारा सृजित नहीं होती है परंतु संविधान के आदर्शों का क्या करती हैं पालन करती हैं, ठीक है। यानी संविधान में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं लोगों के हक के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उन सब के अंडर रहते हुए मतलब कोई भी गलत काम नहीं करती है। जो भी संविधान में जिन अनुच्छेदों में जो जो चीजें उल्लेख हुआ है उन्हीं के आधार पर यानी संविधान के जो भी आदर्श है उनको ही फॉलो करते हुए वो संस्थाएं काम करती हैं। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर संवैधानिक की बात किया जाए तो निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये अनुच्छेद 324, निर्वाचन आयोग के बाद आप देख सकते हो वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग के बाद ये 280, वित्त आयोग के बाद आप देख सकते हो राष्ट्रीय अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एससी, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ये अनुच्छेद 338, ठीक है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटी। ये एससी हुआ, ये एसटी हुआ। ये भी सिमिलर अनुच्छेद 338A। ओके, इसके बाद राष्ट्रीय लिख लेना आप, अन्य पिछड़ा आयोग। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग 338B। तो आप ये इजीली याद रख सकते हो। राष्ट्रीय ये दिखने में थोड़ा नीचे हो गया है, ठीक है, ये नीचे वाला आप लिख लेना, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग 338 है, बी है ये, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, ठीक है, पहले एससी है, फिर एसटी है, फिर ओबीसी है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है 338, 338A, 338B, ठीक है। इसके बाद वित्त आयोग 280 और निर्वाचन आयोग 324। ये सब किसकी देन है, संविधान की देन है, और ये सब क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इतना आपको समझ में आया। इसके बाद असंवैधानिक संस्थाओं में अगर आप देख सकते हो तो जो आतंकवादी संस्थाएं होती हैं, ठीक है, आतंकवादी संस्थाएं, इसके बाद नक्सलवादी संस्थाएं, ये सब क्या होती हैं, ये सब आपकी असंवैधानिक होती है। अगर हम लोग अब गैर संवैधानिक की बात करें तो गैर संवैधानिक में भी 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, ठीक है। गैर संवैधानिक में कितने प्रकार की संस्थाएं होती है, 3 प्रकार की। ये आपने लिख लिया होगा, तो मैं यहां से आपको जो है, गैर संवैधानिक में 3 प्रकार की संस्थाएं होती है। थोड़ा स्पेस अपने को ज्यादा चाहिए, इसके लिए मैंने ये मिटाया, ठीक है। गैर संवैधानिक में 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। पहला संविधिक, ठीक है, संविधिक, या आप इसको क्या बोल सकते हो, कानूनी। ओके, दूसरा है कार्यकारी, दूसरा क्या है, कार्यकारी, और तीसरा अन्य। तो अगर हम लोग ये बात करें संविधिक या कानूनी संस्थाएं की, तो ये वो संस्थाएं होती हैं जो संसद क्या करती है, संसद के कानून द्वारा बनाई जाती है। यानी संसद द्वारा जो संस्थाएं बनाई जाती है, यानी विधायिका द्वारा संविधान का उल्लेख करके, ठीक है। ये तो संविधान द्वारा सृजित है, बट ये संविधान द्वारा सृजित नहीं है, ये संविधान के कुछ अनुच्छेदों को रीड करके वो किसी को हक दिलाने के लिए जो आपके संसद होते हैं, संसद में जो भी विधायिका, मतलब विधायिका के जो पार्ट है संसद में, उच्च सदन, निम्न सदन, तो निम्न सदन में ही आपका क्या बनाया जाता है, एक कानून बनाया जाता है। उसी कानून के अंतर्गत वो संस्थाएं भी बनाई जाती है। तो उन्हीं संस्थाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, सांविधिक या कानूनी संस्थाएं। इतना समझा। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप देख सकते हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ये किसने बनाया था, ये संसद द्वारा बनाई गई संस्था है। दूसरा आप देख सकते हो, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। तो मानवाधिकार का रक्षण करने के लिए यह आयोग है, और महिलाओं का शोषण रोकने के लिए और महिलाओं की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए ये महिला आयोग है। तो आप हमेशा न्यूज में सुनते रहोगे महिला आयोग ने ये किया, XYZ काम किया। तो ये सब वही है जो संसद द्वारा बनाया गया है। तो आपको कभी भी याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधिक या कानूनी संस्थाएं कौन सी होती है, तो संविधिक या कानूनी संस्थाएं वो होती हैं जो संसद द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। मतलब संसद से कानून पास करके जो संस्थाएं बनाई जाती है उन्हें हम लोग सांविधिक या कानूनी संस्थाएं कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और आपका राष्ट्रीय महिला आयोग। और अगर संवैधानिक पूछा तो संविधान द्वारा जो सृजित होती है संस्थाएं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाएं। जैसे मैंने बताया वित्त आयोग, आपका निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, फिर राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग यानी SC ST OBC। SC ST OBC को ऐसे ही याद रखना है आपको, SC 338, ST 338A और OBC 338B, ठीक है। इतना आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग को देखने जाते हैं
तो आपको तो मैंने पहले ही समझा दिया है कि राष्ट्रीय जो आपका वित्त आयोग है, ठीक है, वो 324 है, सॉरी 280 है, और वित्त आयोग 324 है, ठीक है। तो इतना आपको ये याद रखना है। तो संविधिक या कानूनी आपको समझ में आ गया होगा कि जो कानून द्वारा संसद में बनाया जाता है, यानी संसद द्वारा जो कानून क्रिएट करके जो संस्थाएं बनाई जाती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सांविधिक या कानूनी, ठीक है। इसके बाद कार्यकारिणी संस्थाएं देख लेते हैं। कार्यकारिणी संस्थाएं वो होती हैं जो कार्यपालिका या तो राष्ट्रपति के आदेश से ऐसी कोई संस्थाएं बनाई जाती है, जो कि क्या, कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश से जो भी संस्थाएं बनाई जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यकारी संस्थाएं। जैसे देखा जाए तो नीति आयोग, नीति आयोग क्या है आपका, कार्यकारिणी संस्थाएं हैं। तो कभी भी ये चीजें याद रखना, आपको पीटी में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्था है, ए सांविधिक, बी कार्यकारिणी, तीसरा संवैधानिक और चौथा गैर संवैधानिक। और ऑप्शन आपको दे दिया, ए सिर्फ पहला मतलब सांविधिक, सॉरी कार्यकारिणी, बी दूसरा सांविधिक या कानूनी, सी संवैधानिक, ठीक है, डी गैर संवैधानिक और कार्यकारिणी। ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको ऑप्शन क्या चूज करना है, गैर संवैधानिक और कार्यकारिणी, क्योंकि गैर संवैधानिक है और उसमें कार्यकारिणी आता है। तो अगर आपको ऐसा दे दिया, बाकी अगर अलग अलग ऑप्शन दिया है कि कार्यकारिणी, ए कार्यकारिणी, बी संविधिक, सी आपका संवैधानिक, डी इनमें से कोई नहीं, तब आपको सिर्फ सी चूज करना है, कार्यकारिणी। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद जो अन्य है, अन्य जो होता है वो राज्य, ठीक है, राज्य या जिला अधिकारी द्वारा, राज्य या जिला अधिकारी द्वारा जो संस्थाएं मान्यता प्राप्त की जाती है, जो संस्थाएं बनाई जाती है, इनमें आप समझ सकते हो जो दुनिया भर के एनजीओ है, आप देखते हो बहुत सारे एनजीओ है। जैसे आप डॉक्टर्स का आप संस्था देख सकते हो, टीचर्स की संस्था हो गई, मजदूर यूनियन हो गया, मजदूरों की संस्था, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो है युवा संस्था हो गया, ठीक है, अखिल भारतीय संस्थाएं जो भी हो गई, जो सब, मैं गवर्नमेंट संस्थाएं की बात नहीं कर रहा हूं, जो अन्य संस्थाएं आती है वो सब किस में आ जाती हैं, इसी में ही आ जाती हैं, ठीक है। जैसे हर आदमी को आजकल संस्थाएं बनाने का हक दिया हुआ है सरकार ने, तो कोई भी आदमी जाके जो भी संस्थाएं पंजीकृत कराता है वो सब किस में आती है, अन्य में आती है, क्योंकि वो राज्य जिला अधिकारी द्वारा अप्रूव की जाती है। समझ में आया इतना? तो मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ, संस्थाएं 3 प्रकार की होती है, संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक। संवैधानिक संस्थाएं वो होती है जो संविधान द्वारा सृजित की जाती है, जैसे वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, आपका राष्ट्रीय जनजाति आयोग, इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग, ठीक है। तो आप ये इसमें 5 मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद असंवैधानिक में जो भी आतंकवादी और नक्सली संस्थाएं हैं, जो यानी संविधान के विरुद्ध है, वो सारी संस्थाएं इसमें आती है। इसके बाद अगर आप देखोगे गैर संवैधानिक, तो गैर संवैधानिक संस्थाएं वो होती है जो संविधान द्वारा सृजित नहीं होती है, परंतु संविधान के आदर्शों का पालन करती है। उसमें भी 3 प्रकार होते हैं। पहला सांविधिक या कानूनी, जो यानी संसद में कानून बनाकर पास की जाती है, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके बाद दूसरा आपका क्या है, दूसरा है कार्यकारिणी संस्थाएं। कार्यकारिणी संस्थाएं वो होती हैं जो कार्यपालिका या राष्ट्रपति द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे नीति आयोग। और इसके बाद अन्य संस्थाएं हैं, तीसरा, अन्य संस्थाओं में जो आपका एनजीओ है, नॉर्मल मार्केट में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, युवा संघ हो गया, जैसे डॉक्टर एसोसिएशन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो भी संस्थाएं होती है, महिला बचत गट वाली छोटी छोटी जो संस्थाएं होती है, वो सब किसमें आती है, अन्य संस्थाएं में। तो संस्थाएं आपको में भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करते चले कि समझ में आ रहा है कि नहीं जो भी मैं पढ़ाते चल रहा हूं, क्योंकि क्या है, बहुत मेहनत के साथ ये मैंने आपके लिए एक कंटेंट रेडी किया है, और अगर आपको ना समझ में आए तो मेरा पढ़ाना क्या है, पूरा बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग कमेंट करते चलो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं कि हाँ ओके 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 समझ में आ रहा है, जो भी है जैसा भी है, ठीक है। तो आप वो सब चीजें क्या करते चलो, समझते चलो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग आप डाल के रख लो, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर, आपका स्रोत के आधार पर तथा प्रणाली के आधार पर हम लोग देखते हैं शासन के प्रकार क्या क्या है,
ठीक है, तो यहां पे लिखो स्रोत के आधार पर शासन के प्रकार। देखिए ये चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। अगर आप ये चीजें समझ जाओगे तो ये आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्रोत के आधार पे शासन के 4 प्रकार यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। 4 प्रकार होते हैं। बाकी अगर आप देखोगे जनता के आधार पे, बहुमत के आधार पे, तो बहुत सारे क्या बोलते हैं शासन की प्रणालियां है, शासन के प्रकार है। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए देखने वाले हैं स्रोत के आधार पे। तो स्रोत के आधार पर देखा जाए तो पहला क्या होता है, धर्मतंत्र, ठीक है। दूसरा होता है आपका राजतंत्र, तीसरा होता है आपका कुलीन तंत्र, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिजन तंत्र या अभिजात तंत्र भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और चौथा आपका क्या होता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके बाद कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र को आप बोल सकते हो एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। राजतंत्र को तो मोनार्की, ठीक है। और इसके बाद आपका मोनार्की, और इसके बाद आपका जो लास्ट बचा है धर्मतंत्र, उसको थियोरोक्रेसी, ठीक है। तो समझ में आ गया। स्रोत के आधार पर अगर देखा जाए तो शासन के 4 प्रकार होते हैं, धर्मतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। तो हम लोग यहां पे देखते चलते हैं। पहला जो धर्मतंत्र है, धर्मतंत्र का मतलब होता है जिस भी देश की सरकार वो धर्म के आधार पर यानी धर्म ग्रंथों के आधार पर शासन चलाती है, उसे क्या बोला जाता है, धर्मतंत्र, ठीक है। यानी जिस भी देश की सरकार धर्मतंत्र यानी धर्म ग्रंथों के आधार पर शासन चलाती है, उसे धर्मतंत्र बोला जाता है। आप यहां पे क्या लिख सकते हो, धर्म ग्रंथों के आधार पर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो अभी अफगानिस्तान में वही हाल चल रहा है, ठीक है। समझने के लिए वही चल सकते हो, वो कुरान के हिसाब से ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर रहे हैं। सऊदी में भी लगभग उसी टाइप का ही चलता है, ठीक है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जो धर्म के हिसाब से जो चलते हैं। अब बाकी इसके बाद अगर आप देखोगे तिब्बत में भी सेम वैसा ही चल रहा है, तिब्बत में भी। और इसके बाद आपका वेटिकन सिटी में भी, वहां पे भी आप देख सकते हो जो भी चर्च के हिसाब से, जो भी आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि चर्च के हिसाब से पहले उनके संविधान चलते थे, जो कि अभी तक भी कहीं कहीं फॉलो होते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, धर्मतंत्र, यानी जो धर्म के आधार पर चलते हैं, ठीक है। अब राजतंत्र किसको बोला जाता है, राजतंत्र किसी व्यक्ति, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति के ताकत या उसकी सेना के ताकत के आधार पर, ठीक है। यानी कोई राजा जिसको आप बोल सकते हो राजा, ठीक है। तो ये राजा कैसे राज करता है, या तो अपने दम पे, ठीक है, कि बहुत बाहुबली है, तो इतना बाहुबली होना पॉसिबल नहीं हो जाता है, तो उसके पास इतना बड़ा सैनिक रहते हैं कि वो दूसरे देश पे आक्रमण करके वहां का भी राजा बन जाता है और फिर वहां पे भी राज करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजतंत्र। तो आपको एक चीज याद रखना है, जो धर्मतंत्र है और राजतंत्र है, ठीक है, हम लोग कुलीन तंत्र भी देखेंगे, ये दोनों में संविधान से ऊपर इनके धर्म ग्रंथ होते हैं और यहाँ पे राजा का न्याय होता है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये जो दोनों जगह होती हैं, यहाँ पे जनता से भी ज्यादा सर्वोपरि क्या होता है, धर्मतंत्र में ग्रंथ होते हैं और राजतंत्र में राजा का आदेश, यानी जो वहां का मुखिया होता है उसका आदेश सर्वोपरि होता है। मतलब यहाँ पे संविधान का उतना वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र, ठीक है, या आप इसको अभिजन तंत्र भी बहुत जगह बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे पहले जमाने से आप देखते आ रहे हो कि मतलब आपने हिस्ट्री में भी पढ़ रहे होगे कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, ठीक है, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्हीं का पीढ़ी दर पीढ़ी राज रहता था। मतलब आप बोल सकते हो पीढ़ी दर
पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी या वंशानुगत, ठीक है। वंशानुगत जो शासन है वो क्या होता था, ट्रांसफर होते रहता था, कि मतलब जैसे आप ब्रिटेन में देख सकते थे कि ब्रिटेन में पहले राजा था, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर बेटे हुए नहीं तो जो बेटा बहुत छोटा था तो उनकी रानी ने राज किया, अभी फिर उनका बेटा। तो मतलब अभी तो वहां तो ठीक है, चलो वो नाम मात्र का राजा बचा है, लेकिन जब पहले नाम मात्र नहीं था, मतलब 1215 के पहले, ठीक है, जब मैग्ना कार्टा नहीं साइन हुआ था, तो उसके पहले अगर आप वहां का देखोगे तो इतिहास में इजीली मिलता है, वहां पे क्या था, कुलीन तंत्र था। पराधीन भारत में भी कई ऐसे राज्य थे, आप देख सकते हो मुगलों का राज्य वंशानुगत था, ठीक है, जो भी अशोक का आप देख लो या किसी का भी देखते हो, किसी भी राजा सम्राट का आप जैसे महाराष्ट्र का आप देखोगे तो सब जगह कैसा था, कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र या अभिजात तंत्र आप बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको अभिजन तंत्र बोलोगे तो ज्यादा बेटर होगा, अभिजन तंत्र, ठीक है। तो अभिजन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेटी होता है ये, सॉरी, एरिस्टोक्रेसी जो होता है उसी का फॉलो होता था। मतलब अगर मैं राजा हूं तो मेरा जो होने वाला पुत्र है वही राजा बनेगा, तो पुराने जमाने में वही होता था। आपने वो बाहुबली का डायलॉग भी सुना होगा, राजा का ही बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि जो राजा है उसका ही बेटा, लेकिन अभी क्या बोला जाता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो कैपेबल है, जो क्वालिटी है वही बनेगा। तो ये कैपेबल और क्वालिटी आपको कहां पे मिलती है, लोकतंत्र में। यानी लोकतंत्र में वंशानुगत नहीं होता है, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता जिसको चुनती है उसी का राज चलता है, वही शासन करता है। तो जैसे आप देख रहे हो कि पहले कोई और प्रधानमंत्री था, उसके बाद कोई और, फिर कोई और, आप बोलोगे गांधी परिवार की 2-3 पीढ़ी थी, वो तो जनता के निर्णयों पे था। अगर जनता उनको वोट नहीं देती थी, उनको नहीं जिताती थी, तो ये परंपरागत नहीं होता था। तो कुछ हम लोगों को नए परंपरागत देखने मिला, परंतु यहां पे जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस शासन पद्धति को डेमोक्रेसी। इतना समझ में आया। और भारत में जो है डेमोक्रेसी ही चलता है, लेकिन भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वहां पे भी अभी भी क्या चलता है, कुलीन तंत्र और अभिजन तंत्र। बहुत सारी पार्टियों में आप देखोगे वंशानुगत है, ठीक है। जैसे आप कांग्रेस में देखोगे, अभी तो कांग्रेस में ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हो गए, तो अभी कांग्रेस भी वो अपनी दाग धोने पे लगी हुई है। इसके बाद AIMIM पे आप देखोगे वंशानुगत है, मतलब वो अपनी पार्टियां पीढ़ी दर पीढ़ी ही चल रहा है। मतलब इन सब पार्टियों में फिर समाजवादी की पार्टियां देख लोगे, ममता बनर्जी की पार्टियां देख लोगे, जम्मू कश्मीर की पार्टियां देख लोगे, ये सब पार्टियां कैसी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही बच्चे को ही उसका अध्यक्ष बना देते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। एक पूरी तरह डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को कायम रखने के लिए जनता, भले जनता द्वारा जनता का शासन होता है, परंतु ऐसा होना चाहिए कि जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है उसमें भी जो कैपेबल आदमी है उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग किस प्रकार क्या काम कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया स्रोत के आधार पे शासन के कितने प्रकार होते हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग डालिए, शासन प्रणाली के प्रकार। शासन प्रणाली देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो शासन प्रणाली होता है, मतलब अभी समझो जहां पे लोकतंत्र है या फिर जहां पे राजतंत्र है, यहाँ या फिर जहां पे धर्मतंत्र है, ठीक है, उनके शासन के प्रकार किस में डिवाइड होते हैं। तो शासन के प्रकार देखिए, शासन के 2 ही मेन प्रकार होते हैं, हम लोग 2 ही प्रकार के बात करेंगे, ठीक है। पहला आप इसको बोल सकते हो संविधानवाद। संविधानवाद का मैंने मीनिंग आपको बता चुका हूं, ठीक है, तो वापस से नहीं बताऊंगा। और दूसरा होता है गैर संविधानवाद, ठीक है। तो संविधानवाद मैंने आपको पहले ही बताया था, संविधानवाद का मतलब क्या होता है, वापस बता देता हूं। सीमित शासन, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण, यानी संविधान द्वारा जो भी संविधान बनाया गया है उनका पालन कराना, यानी विधि के अनुसार शासन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संविधानवाद। और गैर संविधानवाद का मतलब होता है कि जहां पे संविधान नहीं है और वहां पे शासन पद्धति जो चलाई जाती है उसे गैर संविधानवाद बोलते हैं। यानी यहां आपका लिखित शासन आ जाता है, यहां पे अनलिखित आ जाता है।
जाता है। ठीक है, गैर संविधानवाद को आप ऐसा मत समझना कि गैर संवैधानिक कर देना, ठीक है, सॉरी आप असंवैधानिक कर देना। तो असंवैधानिक और गैर संविधान में बहुत फर्क है। तो आप इसको गैर संविधानवाद करोगे और इसको संविधानवाद, दो ही प्रकार होते हैं। तो कभी भी अपने माइंड में क्लियर रखना, जहां पे गैर हो जाता है वहां पे एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, और जहां पे आपका आ जाता है यानी असंवैधानिक, मतलब जो संविधान के अनुसार ही नहीं है, बहुत विपरीत हो जाता है। एक अगर आप देखोगे मूल्यांकन के आधार पे तो वो दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन समझने के आधार पे दोनों अलग है। तो इसलिए हमेशा आप शासन के जब भी प्रकार बताओगे तो संविधानवाद और गैर संविधानवाद बताओगे। तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और इसको बोला जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो याद रखना, मैं वापस से बता रहा हूं, आप इसको असंविधानवाद और असंविधानवाद भी बोल सकते हो, बट ये संविधानवाद आप ही सोच के देखिए, असंविधानवाद कोई वर्ड होता है क्या? आप बोल सकते हो असंवैधानिक हो सकता है, ठीक है, असंविधानवाद नहीं। तो हमेशा गैर संविधानवाद ही लिखना, ताकि आपका जो तर्क है वो एकदम क्लियर फिट बैठे, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। आप इंग्लिश वर्ड भी याद रखो तो आपको हमेशा जो चीजें हैं वो क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो इसके बाद इसके हम लोग थोड़े जान लेते हैं ये क्या 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 चीजें होती हैं इनमें, कि इस प्रकार में। तो यहाँ पे जो होता है, अगर हम लोग इसकी बात करें, संविधानवाद की बात करें, तो यहाँ पे आपका जो शासन है, ठीक है, नियमों और कानूनों द्वारा चलता है, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करें संविधानवाद की, तो संविधानवाद में हमेशा जो नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके ही द्वारा शासन चलता है, ठीक है। जो संविधान बनाए गए, यहां पे जो है संविधान सर्वोपरि होता है। यहां जो संविधान है वो क्या होता है? सर्वोपरि होता है, क्योंकि लिखित संविधान है, ठीक है। आप बोल सकते हो लिखित संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी कानून व्यवस्थाएं, जो भी सरकार है, जो भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका है, सबको संविधान के ही तहत काम करना पड़ता है, और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं होता है। इसलिए संविधान यहाँ पे क्या होता है? सर्वोपरि होता है, ठीक है। चौथा आप ये लिख सकते हो कि ये जो संविधानवाद होता है ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाता है, ठीक है। जितने भी लोकतांत्रिक राज्य हैं, जैसे भारत, अमेरिका, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? संविधानवाद ही दिखेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट लिख सकते हो कि एग्जाम्पल लिख दीजिए जो मैंने आपको बताया, उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका, ठीक है। इतना समझ में आया। शासन के दो प्रकार होते हैं, संविधानवाद और गैर संविधानवाद। संविधानवाद में जो होते हैं, आप उनके अगर गुण देखेंगे, विशेषता देखेंगे, तो क्या होता है, ये शासन जो है नियम और कानूनों के आधार पर चलता है, जिसकी वजह मतलब क्या हुआ, संविधान सर्वोपरि है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखित संविधान पाया जाता है। लोकतांत्रिक गणराज्यों में ये ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, एग्जाम्पल के भारत और अमेरिका। इस संविधानवाद पद्धति यानी संविधानवाद प्रकार के शासन होने का फायदा ये होता है कि कोई भी जो भी शासन की संरचना है, जो शासन के तत्व है, जो शासन के लोग हैं, चाहे न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका कोई भी हो, वो उनका शक्ति जो है वो डिवाइड हो गया रहता है, यानी वो असीमित अनलिमिटेड शासन नहीं कर पाते हैं, मनमाने ढंग से शासन नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे जो लोग होती है, जो जनता होती है, उनको स्वतंत्रता, समानता और न्याय का समान अधिकार, समान अवसर सब कुछ प्राप्त होता है, और उनकी प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। तो यानी जहां पे संविधानवाद है, वहां पे, जहां पे संविधान है, वहां पे मुख्यतः, ठीक है, मेंस में आपको ये वर्ड हाईलाइटेड करना है, जहां पे संविधान है वहां पे मुख्यतः संविधानवाद भी पाया जाता है, जो कि मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था। अब बात कर लेते हैं गैर संविधानवाद की, ठीक है। गैर संविधानवाद में यहां पे कोई भी निश्चित, ठीक है, निश्चित नियम कानून नहीं होता है, ठीक है, निश्चित नियम कानून नहीं होता है। यहां पे अगर देखा जाए
तो आप समझ सकते हो राजतंत्र, धर्मतंत्र, या आप बोल सकते हो कुलीन तंत्र। ठीक है, ये तीन का ही बोलबाला होता है। यानी आप इसको इनडायरेक्टली ये समझ सकते हो, ये राजा या तो आपका तानाशाही का यहां पे शासन ज्यादा रहता है। ठीक है, यानी अगर कोई भी संविधान अलिखित है, ठीक है, अलिखित है, तो राजा के मन में या जो भी वहां पे अध्यक्ष है या कोई तानाशाह है, तो अपने मन से कोई भी अगर उसके सामने आता है जिसने कोई भी गुनाह किया है, तो उसको वो मनमाने ढंग से क्या देगा, सजा देगा। जरूरी नहीं है कि आज अगर राजा का दिल अच्छा है, मन अच्छा है, अगर किसी ने चोरी किया है, समझो आज उसकी रानी का बर्थडे है और वो रानी से बहुत प्यार करता है, तो वो उस चोर को माफ भी कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन वो बहुत नाराज है और वो उसकी रानी की मृत्यु हो गई और उसी दिन किसी ने चोरी किया और वो उसके सामने अगर वो मुजरिम आता है, तो हो सकता है राजा उसे मृत्यु दंड की भी सजा दे दे। क्यों? राजा ये मनमानी ढंग से तानाशाही कर पा रहा है क्योंकि वहां पे कोई लिखित संविधान नहीं है। यानी आपको ये ज्यादातर आपको कहां पे देखा जाएगा, राजतंत्र में, धर्मतंत्र में और कुलीन तंत्र में। अभी आप बोलोगे धर्मतंत्र में कैसे हो सकता है जब धर्म के आधार पे चल रहा है? तो जो भी धर्म गुरु होते हैं, तो कभी कभी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी व्यक्ति से उसको कड़ी सजा दे देते हैं। तो यानी धर्म गुरु भी धर्म को अपने हिसाब से तोड़ते मोड़ते जोड़ते रहते हैं। तो यानी ये परिस्थितियां आपको कहां देखने ज्यादातर मिल जाती है, राजतंत्र, धर्मतंत्र और कुलीन तंत्र जैसे शासन में। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो, अगर अफगानिस्तान में आप देख सकते हो, ठीक है, और सऊदी में भी देख सकते हो, तो इस तरह के पाए जाते हैं। भले वो तानाशाही नहीं है, ठीक है, तानाशाही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या होता है वहां पे उनकी मन मर्जी के हिसाब से, वहां पे उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो आपको ये इतना समझ में रखना है। या पुराने जमाने में आप देखते थे, ठीक है, तो आप जैसे हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेज भी अपने मन मर्जी से कोई भी तानाशाही करते थे। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये आपके गैर संविधानवाद के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए बोलूं, तो उदाहरण के लिए आप जो है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान नोट कर लीजिए कि अफगानिस्तान जो अभी का है वो इसी शासन पद्धति का एक प्रकार है। यानी वहां पे गैर संविधानवाद है। और बाकी अगर आप बात करोगे भारत और अमेरिका की, तो यहां पे क्या चलता है? संविधानवाद। तो मैंने आपको क्या बताया? स्रोत के आधार पे शासन के प्रकार और जो शासन है वो शासन के प्रकार कैसे होते हैं। ठीक है, शासन प्रणाली के प्रकार। तो होप आपको ये दोनों समझ में आ रहा होगा। तो आप कमेंट भी करते चलिए जो चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं ये चीजें आपको बहुत क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपका बेस पहले क्लियर कर रहा हूं, ताकि जब मैं आगे आपको डीपली कुछ भी पढ़ाऊं तो आपको इजीली समझ में आते रहे। क्योंकि अगर आप समझ नहीं पाओगे तो आपको बाकी जो चीजें हैं पॉलिटी को समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर इससे होगा कि आप एग्जाम में अच्छे से अपना जो पेपर वगैरह है वो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या बात किया कि हमने प्रकार देख लिए, राजतंत्र, धर्मतंत्र, ठीक है, अभिजन तंत्र, और उसके बाद क्या था? लोकतंत्र। तो भारत देश कैसा है? लोकतंत्र है। ठीक है, अमेरिका कैसा है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, वैसे लोकतंत्र के देखा जाए तो 4 प्रकार बोले जाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 2 ही प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट था। तो हम लोग लोकतंत्र के प्रकार देख लेते हैं। आप के लिख लेना। ठीक है, लोकतंत्र के प्रकार देख लेते हैं। अब मैं आपको पहले जो ऊपरी कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बता देता हूं, उसके बारे में हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे। जिसके बारे में डिटेल पढ़ना है वो मैं लास्ट में बताता हूं। ठीक है, लोकतंत्र के प्रकार जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला है जनता के आधार पर, ठीक है, जनता और जनप्रतिनिधि के आधार पर। दूसरा जो आपका होता है वो विचारधारा के आधार पर। ठीक है, तीसरा आपका जो होता है वो राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर।
याद रखना, ये दोनों जो है ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, हमको ये पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमारा भारतीय समाज कैसा है, हमारा भारतीय शासन प्रणाली कैसा है, हमारा भारतीय देश कैसा है, हमारा भारतीय संघ कैसा है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या हो गया, जनता का जनता द्वारा शासन, ठीक है, जनता के लिए शासन। तो हमेशा याद रखना है कि हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा भारत देश, तो हम लोग इसीलिए ये प्रायोरिटी में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न बन के आएंगे आपके इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे ज्यादातर प्रश्न। लेकिन आपका जो उसमें कंटेंट यूज करना है, कभी कभी आपको वो कंटेंट समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए भी मैं ये दोनों आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जनता के प्रतिनिधित्व के आधार पर ब्लैक पेन यूज कर लेता हूं। दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या है। नहीं, पहले एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चार्ट बना लीजिए, ठीक है, फिर आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। अब विचारधारा के आधार पर देख लेते हैं। विचारधारा के आधार पर भी इसमें दो कैटेगराइजेशन होता है। एक काम करता हूं, ये जगह ठीक है, ये विचारधारा यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे आपको बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए विचारधारा के आधार पर मैं बता देता हूं आपको। उदारवादी, ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र, या जिसको हम लोग बोलते हैं उदार लोकतंत्र, आप भी लिखते जाइए इसको, ठीक है। या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेटी, उदारवादी तो आपको शायद 9वीं 10वीं में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, तो उसमें लिबरलाइजेशन यानी उदारवादी, चीजों को सरल बनाना, ठीक है। जो भी शासन पद्धति है उनको सरल तरीके से कानून व्यवस्था बनाना, वो सब आपका इसमें आता है उदारवादी में। इसके बाद अगर देखा जाए समाजवादी, ठीक है, समाजवादी का मतलब हो गया सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब कैसा हो गया कि जैसा मार्क्स विचारधारावादी, मार्क्स विचारधारावादी आपको तो पता होगा। मार्क्स विचारधारावादी मतलब क्या हो गया, जो भी समाज के वंचित वर्ग है, जो समाज के लोग हैं, वो उनका हर चीजों पे हक हो, मतलब आक्रोश में हक हो, ठीक है। ये विचारधारा के आधार पे बता रहा हूं। उदारवादी लोकतंत्र होता है, लिबरलाइज होता है, यानी भारत जो है कुछ हिस्सा आपका उदार में भी आता है और कुछ अगर सोचो तो समाजवाद में भी आता है। समाजवाद में हम लोग क्या है, समाज के हितों के लिए काम करना चाहते हैं, परंतु अहिंसक ढंग से नहीं। तो मार्क्सवाद विचारधारा भी इसका ही एक हिस्सा है, ठीक है। यानी अहिंसक ढंग से जो भी समाज की संपत्तियां हैं वो सभी वर्गों में बांट दिया जाए समान रूप से। परंतु हमारा जो संविधान है वो समाजवादी ही विचारधारा को फॉलो करता है, परंतु अहिंसक ढंग से नहीं, कानूनी व्यवस्था संविधान के हिसाब से समानता का अधिकार देता है, न्याय करता है और सबको प्रॉपर मतलब समान रूप से आय अर्जित करने की समानता देता है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी के पास करोड़ों की संपत्ति है तो उसको छीन को किसी को बांट दिया जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करता है। तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी आप ऐसा, मार्क्सवादी में क्या है कि जो मुकेश अंबानी की भी संपत्ति है वो भी छीन के बांट दिया जाएगा, ये वो विचारधारा हो जाती है। तो हमारा जो विचारधारा है वो कट्टर नहीं है एकदम कि प्योर 100% सोशलिस्ट है कि पूरी जो प्रॉपर्टी है वो सबको एक लेवल कर दिया जाए, नहीं, मेहनत के हिसाब से लोग अर्जित कर रहे हैं वो करने दीजिए। बट समाजवादी विचारधारा है और कहीं कहीं आपको बहुत सारी चीजों में उदारवादी यानी सरलता देखी जाएगी शासन पद्धति में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ गया होगा। विचारधारा के आधार पर दो प्रकार होते हैं, उदारवादी यानी उदार लोकतंत्र जिसको लिबरल लोकतंत्र बोला जाता है, लिबरल डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है समाजवादी यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा के हिसाब के लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि समाज के सभी संपत्ति, समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी मजदूर कृषक वर्ग एक समान हो जाए, ठीक है, उसको मार्क्सवादी विचारधारा बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक दलों के आधार पर।
ठीक है, विचारधारा हो गया। अब राजनीतिक दलों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों के आधार पर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक दलीय लोकतंत्र, देखिए आप सिर्फ सुनिए मत, आप ये लिखते भी चलिए। ठीक है, सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हो द्वितीय लोकतंत्र, द्विदलीय जिसको बोला जाता है। ठीक है, द्विदलीय लोकतंत्र। ठीक है, द्विदलीय को आप क्या बोल सकते हो, 2 पार्टी डेमोक्रेसी। इसके बाद होता है बहुदलीय लोकतंत्र। ठीक है, बहुदलीय लोकतंत्र को क्या बोला जाता है, मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अगर राजनीतिक दलों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। ठीक है, तो इनके हिसाब से ये राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो सरकार का गठन करती हैं, जो सरकार चलाती हैं। अगर भारत में देखा जाए, भारत में आजादी के बाद से लेके लगभग आप 1980s या 85 तक अगर आपने देखा होगा तो लगभग एक दलीय राज्य था। ठीक है, यानी कांग्रेस का। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपने देखा रहेगा 70s खत्म होते होते 1970s खत्म होते होते ये जो एक दलीय शासन प्रणाली थी ये खत्म होने लगी, लोगों में जागरूकता आने लगी। ठीक है, लोगों में क्या होने लगा, जागरूकता आने लगी, तो वो किसमें कन्वर्ट होने लगी, द्विदलीय या बहुदलीय। यानी जो सरकारें थी वो या तो 2 दलों से बनने लगी या उससे भी ज्यादा दलों के गठबंधन से बनने लगी। ठीक है, जैसे आपने अभी रिसेंटली ही देखा होगा बीजेपी गवर्नमेंट के पहले, जो मोदी के पहले आपने देखा होगा जो कांग्रेस की गठबंधन थी वो क्या थी, गठबंधनीय सरकार थी। आपको ये मेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है कि अभी पहले मैं एक प्रणाली बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो द्विदलीय का मतलब हो गया 2 या उससे 2 पार्टियों के मेल से बनने वाली राजनीतिक पार्टियां। ठीक है, 2 पार्टियों के मेल से जो भी सरकार बनती है उसको क्या बोला जाता है, द्विदलीय लोकतंत्र। ठीक है यार, जिस देश में 2 ही दलों का वर्चस्व रहता है, जैसे अभी राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी, तो हमारे जो विचारक हैं वो बोलते हैं भारत भी एक द्विदलीय पार्टियां हैं, परंतु यहाँ पे बहुत सारी पार्टियों को निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टियां घोषित किया गया है, तो इसके लिए भारत क्या बोला जाता है, बहुदलीय। यहाँ पे जहां पे बहुत सारी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां के तहत काम करती हैं और उनको भी क्या है, सरकार बनाने का हक होता है, या उन्हीं को बहुदलीय बोला जाता है। जैसे चाइना में अभी सिंगल एक दलीय पार्टी है, यानी चाइना में क्या है, आप एक हिसाब से देख सकते हो तानाशाह है। ठीक है, और सेम भारत में भी आप देख सकते हो कि पहले तानाशाह का ही सिद्धांत था, मतलब एक दलीय जहां भी पार्टियां हैं, जहां भी आप देखोगे काम चलता है, वहां पे आप देखोगे तानाशाही का माहौल क्रिएट हो जाता है। जैसे अभी वर्तमान भारत में आप देखोगे कुछ लोग बोल रहे हैं बीजेपी जो है एक दलीय पार्टी बनना चाहती है, यानी भारत में सिर्फ एक ही पार्टी बचाए रखना चाहती है, वो है बीजेपी। अगर आप सोचिए, अगर वापस से ये एक दलीय का सिद्धांत आ गया तो 1947 से लेके आप 1975 के दशक में, आप अगर आपके दादाजी वगैरह होंगे या आप इतिहास में पढ़ते हो, तो भारत ने जिन समस्याओं को फेस किया, ठीक है, 77 तक उन जिन समस्याओं को फेस किया, आपको वापस से 2024 के बाद से अगर समझो सिर्फ एक दलीय पार्टी ही भारत में बची, तो 2024 के बाद से हम वापस उसी चीज को फेस करेंगे। क्योंकि कभी भी याद रखो, जहां पे द्विदलीय उससे ज्यादा पार्टियां होती है तो विपक्ष के वजह से जो सरकार होती है वो दबाव में काम करती है। जैसे चाइना की सरकार को जरा भी दबाव नहीं है, वो इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है, क्योंकि उनको पता है जो भी
नई पार्टियां बनेगी वो मेरे ही अंडर बनेगी, क्योंकि चारंगा में नई पार्टियां बनाने का अधिकार किसी को नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत में आप जितनी चाहे पार्टियां बना सकते हो, रोज पार्टियां बनती रहती है भारत में, कई हजारों पार्टियां हैं। तो भारत क्या है, एक बहुदलीय लोकतंत्र है जहां पे बहुत सारी पार्टियां हैं, परंतु बहुत सारे विचारक क्या बोलते हैं, ये द्विदलीय लोकतंत्र है, क्योंकि आजादी के बाद से आप देखोगे दो दलों का ही राज रहा है। अभी आप बोलोगे जनता पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी, वो तो जनता पार्टी टूट के बीजेपी की पार्टी बनी हुई है, ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो दो ही पार्टियों का राज रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे कंपटीशन में नेशनल लेवल पे आपको कांग्रेस और बीजेपी दिखती है, तो द्विदलीय है। परंतु सैद्धांतिक अगर समझना हुआ तो भारत क्या है, बहुदलीय लोकतांत्रिक है, ठीक है। यहाँ पे शासन के जो प्रकार है, लोकतंत्र के प्रकार है, वो कैसा है, बहुदलीय है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि भारत की जो लोकतंत्र के प्रकार है वो द्विदलीय है, इसे चर्चा कीजिए, तो आप इस पे भी आपको चर्चा इसी प्रकार करना है कि आजादी के बाद से पहले 1975 तक देखा जा रहा था एक दलीय राज था, 1975 के बाद से अभी वर्तमान समय में दूसरी ही पार्टियों का राज रहा है। तो आपको सेंटर में हमेशा केंद्र में दो ही पार्टियां विशेष रूप से नजर आती गई हैं, ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी। तीसरी पार्टियां कोई भी आपको नजर नहीं आई है। जो जनता दल था वही अभी वर्तमान समय में आपका क्या है, बीजेपी है, ठीक है। उसी पार्टियों को डिवाइड होकर लोग अलग अलग होकर अलग अलग पार्टियां बना लिए, बट राष्ट्रीय लेवल पे बीजेपी ही है, तो यानी वो उसी का ही हिस्सा है। तो आप ये नहीं कर सकते वो बहुदलीय है। परंतु संविधान क्या करता है, संविधान सभी को अधिकार देता है कि वो चाहे जितनी भी पार्टियां बना सके। जैसे अभी आम आदमी पार्टी नई बनी हुई है, वो भी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो आप ये समझ सकते हो कि भारत एक लोकतंत्र में बहुदलीय लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करता है। परंतु अगर देखा जाए तो भारत में अभी केंद्र लेवल पे, सरकारी लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे दो दल ही काम कर रहे हैं, जो दो दल आपके हाईलाइटेड हैं। तो इसी प्रकार आपको ये आंसर अपने तार्किक तरीके से लिखना है। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाए, आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी रहो। मेंस में किसी भी तरह के प्रश्न पूछ दीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं 100% बोलता हूं, आप प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन आप लिख कर आओगे, मतलब आप उस उत्तर को लिख कर आओगे अपने ढंग से। एक चीज और बोल देता हूं, मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं आप उसको अपने हिसाब से लिखो, आपको 100% मार्क्स मिलेगा, बस छोड़ के मत आओ। तो आपको ये समझ में आ गया, राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। समझ में आ गया। और विचारधारा के आधार पर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि उदारवादी और समाजवादी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, जनता के आधार पर, ठीक है, जनता के आधार पर, जो कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। इसको ही हमें समझना है, क्योंकि इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पीटी और मेंस में ज्यादा रहता है, ठीक है। तो हम लोग ने जनता के शासन के आधार पर लोकतंत्र अगर देखा जाए, लोकतंत्र के प्रकार, ठीक है, प्रकार आप लिख लीजिएगा आगे, ठीक है। तो अगर लोकतंत्र के प्रकार देखा जाए तो मैंने बताया आपको दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अभी हम लोग फिलहाल इसको समझेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। इसी को ही आप अप्रत्यक्ष को ही एक और नाम बोला जाता है, जिसको बोला जाता है प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है। तो आपको हमेशा ये क्लियर रहना है कि अगर प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव, अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में पूछता है तो वो क्या है, वो आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है। तो कभी भी याद रखना है अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि, अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि अभी आप क्लियर हो जाओगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहां पे जनता, ठीक है, जहां पे जनता
शासन में यानी कानून बनाने में डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे आपने अभी स्विट्जरलैंड में भी सुना होगा कि अगर वहां पे कोई बिल पास करना रहता है या कोई बिल बनाना रहता है तो अगर 50,000 प्लस लोगों के सिग्नेचर हो जाते हैं तो उसे तत्काल कानून बनाने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहां पे है, स्विट्जरलैंड में। आप प्राचीन यूनान की अगर बात करोगे, ठीक है, प्राचीन यूनान में बात करोगे, कहा, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन यूनान, यूनान यानी आपका ग्रीस, प्राचीन यूनान की अगर बात करोगे तो वहां पे क्या था कि जब भी कोई भी फैसले लेने होते थे या कानून बनाना होता था तो एक जगह सभा की जाती थी जहां पे जनता इकट्ठा होती थी। वो भी जनता में कौन से वर्ग के लोग, जो उच्च वर्ग के लोग थे, सामंत वर्ग थे। जो दास लोग थे उनको अधिकार नहीं था, जो उच्च वर्ग शिक्षित लोग और सामंत लोग थे वही जमा होते थे और वही क्या करते थे, वोट करते थे कि ये कानून, ये जो उनको चीजें करना है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी जहां पे जनता सीधे सीधे क्या है, कानून में बनाने में सहभागिता लेती है। इतना समझ में आया। जैसे आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हो प्राचीन यूनान या आधुनिक स्विट्जरलैंड, ये समझ में आया। प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन या कानून में सहभागिता लेती है। जैसे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और प्रतिनिधि ही जाके वो मंत्री बन रहे, मंत्रिमंडल का सदस्य बन रहे और उनमें से ही एक राष्ट्रपति चुना जा रहा है और उनमें से ही एक मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री निर्वाचित करता है, मतलब चुनता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां पे जनता अपने लिए एक प्रतिनिधि चुन रही है, मतलब जनता के द्वारा। क्योंकि आज के समय में आप भारत में सोचो, लगभग 135 करोड़ के अबो जनसंख्या है, ठीक है, करोड़ के ऊपर की जनसंख्या है और 135 करोड़ के ऊपर की आबादी का होने का मतलब है कि अगर आप कहीं पे भीड़ जमा करोगे और आप बोलोगे कानून बनाना चाहते तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आज के समय में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे स्विट्जरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड में किसी किसी मुद्दों पे ही किया जाता है, ये फैसले के लिए भेजा जाता है, सभी नहीं, ठीक है। परंतु आज के समय में अगर भारत की बात करें तो भारत में 135 करोड़ के ऊपर की आबादी है और यहां पे भी अगर भारतीय लोगों से पूछा जाए तो आप समझ सकते हो उसमें कितना टाइम लग जाएगा और वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। इसीलिए यहां चुनाव के माध्यम से क्या होता है, जनता अपने ही बीच में से, जनता के ही बीच से एक प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, वो प्रतिनिधि कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं और वही कानून बनाने का काम करते हैं। यानी यहाँ पे जनता इनडायरेक्ट, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जिसे क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्योंकि वहां पे जनता ही जनता के लिए जनता को चुनती है, जनता पर शासन करने के लिए। समझ में आया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। भारत का गणराज्य कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र गणराज्य, यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष तरीका जो है शासन का वो फॉलो होता है। इतना समझ में आया। भारत में कौन सी शासन पद्धति अगर कभी भी पूछा जाए, आपके अगर पीटी में भी आ जाता है तो हमेशा आपको चुनना है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। या अगर आपके मेंस में भी पूछा जाए कि भारत में जो शासन का आधार है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उस पर चर्चा कीजिए। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि आपको पहले इंट्रो देना है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बताने के पहले आपको बता देना है कि शासन के आधार, जनता के आधार पर शासन के कितने प्रकार होते हैं। आप बता दीजिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उसमें से प्रत्यक्ष को एक लाइन में लिख दीजिए, अप्रत्यक्ष की परिभाषा एक लाइन में लिख दीजिए, मतलब आपका भूमिका हो गया थोड़ा छोटा सा, ठीक है। भूमिका के बाद लिखिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का फायदा क्या था, परंतु अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों पॉसिबल नहीं है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का फायदा क्या है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बता दीजिए, जनता अपने किसी प्रतिनिधि को जनता के बीच से चुनती है और जो कार्यकारिणी या विधायिका का मेंबर बनके क्या करते हैं, जनता के लिए ही कानून बनाने का काम करते हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वो जनता का ही शासन है, उसको आप बता दीजिए, जो कि एक डेमोक्रेटिक यानी एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जनता अपने लिए अपना ही निर्णय स्वयं बनाती है।
इतना समझ में आया, बाद में निष्कर्ष कर देना। अतः भारत एक सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां पे जनसंख्या की आबादी ज्यादा है और जिस आधार पर यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली को स्वीकार कर पाना मुश्किल है। इसीलिए भारत तथा अमेरिका जैसे देशों में आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है, जहां पे जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके मंडल में भेजती है और वही कानून बनाते हैं। बस इतना ही, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि जनता के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, अप्रत्यक्ष और आपका प्रत्यक्ष, ठीक है। इसके बाद आपको ज्यादा नहीं सोचना है, दलों के आधार पर भी मैंने बता दिया जो 3 प्रकार था, एकल, द्विदलीय और बहुदलीय। विचारधारा के हिसाब से भी मैं बता दिया, उदारवादी और समाजवादी, ठीक है। तो ये 3 ही, अगर आपको पूरे प्रकार लिखने के लिए ही सिर्फ आता है तो आप जनता के आधार पर और विचारधारा के आधार पर और दल के आधार पर आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करके 2 इधर 3 उधर आप डिवाइड करके लिख सकते हो। परंतु अगर पूछा जाता है जनता के शासन के आधार पर, कभी भी याद रखना ये वर्ड आप देखना, जनता के शासन के आधार पर पूछता है तो आपको ये दोनों लिखना है। विचारधारा के आधार पर पूछता है तो विचारधारा के आधार पे पूछता है तो उदारवादी और समाजवादी। ये नहीं कि ये दोनों आप लिख दो तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। और दलों के आधार पे पूछता है तो एकल, द्वि और बहु, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष तो फॉलो नहीं होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष फॉलो होता है। तो हम लोग अप्रत्यक्ष में भी प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनडायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे कि एक मिनट, शासन प्रणालियों के प्रकार, ठीक है। इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो कैसा है, केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर, और दूसरा जो आपका होता है विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर, ठीक है। तो 2 प्रकार होते हैं शासन प्रणाली के प्रकार। अगर पूछा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, केंद्र और प्रांतों के संबंध के आधार पर और विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। अगर हम लोग केंद्र और प्रांत के संबंधों के आधार पर देखें तो, ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है परिसंघात्मक, परिसंघात्मक प्रणाली, ठीक है। परिसंघात्मक, इसको क्या बोला जाता है? कॉन्फेडरल, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है आपका? परिसंघ के बाद दूसरा है आपका संघात्मक प्रणाली, ठीक है। संघात्मक को क्या बोला जाता है? फेडरल। ये कॉन्फेडरल और ये फेडरल, ठीक है, सिस्टम। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? एकात्मक प्रणाली, ठीक है। एकात्मक प्रणाली को क्या बोला जाता है? यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। अगर चाहिए तो पहले थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक प्रणाली। तो पहले आप लिख लीजिए परिसंघात्मक, ठीक है। परिसंघात्मक लिख के ले लीजिए थोड़ा। पहले एक हेडिंग डालिए, केंद्र तथा प्रांतों के संबंध के आधार पर शासन प्रणालियां या उनके प्रकार लिखिए।
केंद्र तथा प्रांतों के संबंधों के दृष्टिकोण से शासन प्रणालियों के 3 प्रकार माने गए हैं। परिसंघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली और एकात्मक प्रणाली। पहला लिखिए परिसंघात्मक प्रणाली। ठीक है, परिसंघात्मक प्रणाली का अर्थ होता है वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का ना तो महत्व होता है और न ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है। फुल स्टॉप। विभिन्न स्वतंत्र राज्य या प्रांत मिलकर एक समझौता कर लेते हैं कि कुछ विषयों जैसे विदेशी नीति, बाह्य सुरक्षा तथा संचार आदि का प्रशासन वे लोग मिलकर करेंगे और इसके लिए केंद्रीय शासन की व्यवस्था बनाई जाती है। इन प्रांतों या निर्माणक इकाइयों को यह स्वतंत्रता हमेशा रहती है कि यदि वे जब भी चाहे तो परिसंघ से अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें अविनाशी राज्यों का विनाशी ढांचा कहा जाता है या अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। ठीक है, अभी ये वर्ड हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है। परिसंघात्मक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो प्रांत है वो क्या होते हैं, मिलके, ठीक है, एक परिसंघ बनते। जैसे छोटे छोटे जो राज्य हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, वो मिलके क्या बनते हैं, एक परिसंघ बनते। जैसे सोवियत संघ था, ठीक है, आपका वो एक परिसंघ का ही एग्जाम्पल था, सोवियत संघ, जिसमें आप रशिया, आपका इसके बाद अभी आप देख रहे हो कि यूक्रेन जो अभी रशिया से वॉर कर रहा है, ये पहले उसके परिसंघ का हिस्सा था। अभी ये सब अलग हो गए, जो उसके आजू बाजू में छोटे देश है। तो पहले वो सोवियत परिसंघ हुआ करता था। ठीक है, हम लोग सोवियत संघ जानते हैं, बट वो एक परिसंघ ही था क्योंकि उसके जो राज्य थे वो सब अलग हो गए, तो यानी वो परिसंघ था। ठीक है, आप समझोगे कि वो संघ क्यों नहीं था, अभी आप समझ जाओगे। तो परिसंघ में क्या होता है, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो क्या होते हैं, एकजुट होकर एक परिसंघ बना लेते हैं कि कोई बाह्य अगर विदेश नीति से या कोई बड़े समझौते पे अगर उनको कोई चर्चा करना है या कुछ विमर्श करना है तो वो एक साथ बैठेंगे और इस परिसंघ के बारे में सोचेंगे। ठीक है, परंतु उनके आंतरिक मामले या राज्य के अंदर के जो मामले हैं वो खुद संचालित करेंगे और उस पे परिसंघ यानी पूरी यूनिटी को डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रहती थी। यानी यहां पे जो केंद्र है, ठीक है, इस परिसंघ का एक केंद्र जो बनाया जाता था, वहां पे केंद्र के पास शक्ति न के बराबर थी। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो राज्य थे, ये राज्य जब भी चाहे इनसे अलग हो सकते थे। ठीक है, अलग होने का मतलब क्या हो गया, राज्य अलग हो सकता है, यानी परिसंघ कभी भी विनाश हो सकता था। क्या हो सकता था, विनाश हो सकता है। ठीक है, परंतु जो राज्य है वो राज्य के अंदर तो नहीं टूटने वाले, यानी राज्य क्या है, अविनाशक है, अविनाशक है। इस लाइन को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये टैग लाइन याद रखना, आपको बहुत काम आएगा। इसीलिए परिसंघात्मक को क्या बोला जाता है, विनाशक। ठीक है, सॉरी, अविनाशक राज्यों का, राज्य क्या है यहां पे, अविनाशी है, मतलब राज्य नहीं खत्म होने वाले। क्या खत्म होने वाला है, परिसंघ, यानी जो इन्होंने संगठन बनाया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अविनाशक राज्यों का विनाशी संगठन। ठीक है, यानी अविनाशी राज्य, जो राज्य विनाश नहीं हो सकते, उनका विनाश होने वाला संगठन। ये समझ में आ गया, पीटी में यही पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अविनाशक राज्यों का विनाशी संगठन निम्नलिखित में से डैश है। ठीक है, उसमें ऑप्शन दे दिया रहता है, परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक प्रणाली। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये चीजें होती क्या है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, राज्य अविनाशी है और इनका जो परिसंघ है वो क्या है, विनाशी है। तो इसीलिए बोला जाता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। ठीक है, इतना समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मार्कर ठीक है, चलेगा। दूसरा आप लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, संघात्मक प्रणाली। संघात्मक व्यवस्था परिसंघ की तुलना में कुछ कम लचीली है। ठीक है, यह परिसंघ से अलग है। यह व्यवस्था भी कई स्वतंत्र राज्यों के आपसी समझौते के तहत निर्मित होती है, किंतु इस समझौते में निर्माणक इकाइयों को यह हक नहीं है कि वे संघ से अलग होने का फैसला कर सके। इसलिए संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका आज के समय में संघवाद का एक उचित उदाहरण है। ठीक है,
तो हम लोग इसको समझते हैं क्या है। अभी जैसे यहां पे आपने देखा परिसंघ, तो परिसंघ में क्या होता था, बहुत सारे राज्य मिलकर एक परिसंघ बनाते थे ताकि वो जो भी डिसीजन है वो ले सके, लेकिन यहाँ पे केंद्र के पास शक्तियां नहीं होती थी और जब भी राज्य चाहे अलग हो सकता था, यानी राज्य क्या था, राज्य अविनाशी था, परंतु उनका जो संगठन जो परिसंघ बना था, जो सोवियत संघ था, वो क्या था, विनाशी था। तो इसलिए विनाशी अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन था। परंतु यहां संघात्मक में देखोगे आप, थोड़ा मिलता जुलता है परंतु अलग है। मिलता जुलता क्या है, ये भी बहुत सारे राज्यों का, ठीक है, ये भी बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक संघ बनता है। जैसे भारत, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, जब भारत देश बना था तो भारत में भी कई राज्य थे, हैदराबाद अलग था, जम्मू कश्मीर अलग था, आप देखोगे सब अलग अलग थे, ठीक है, बहुत सारे राज्य स्वतंत्र रूप थे। तो इन सबको एक बना के क्या बनाया गया, आपको संघ बनाया गया, एक संघात्मक राज्य बनाया गया। लेकिन संघात्मक राज्य में ये राज्य तो आ गए, ठीक है, परंतु अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, यानी यही इसका डीमेरिट है कि कोई भी संघ, जैसे सोवियत संघ से ये कंट्रियां अलग हो गई, पहले ये संघात्मक बने फिर अपनी मर्जी से अलग हो गए, परंतु यहां पे क्या है, संघात्मक प्रणाली बनने के बाद उस संघ से अलग नहीं हो सकते। जैसे अमेरिका भी बहुत सारे राज्यों को मिला के क्या है, एक संघात्मक प्रणाली है, मतलब अमेरिका भी एक संघात्मक है, भारत भी एक संघात्मक है, परंतु देखा जाए तो यहाँ के जो राज्य हैं अब वो अपने मन से अलग नहीं हो सकते, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, यहाँ के जो राज्य जो है वो अविनाशी है, ठीक है, राज्य क्या है, अविनाशी है। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, राज्य क्या है, अविनाशी है, राज्य अविनाशी है। और इन्होंने जो संगठन बनाया, यानी जो संघात्मक प्रणाली बनाया, संघात्मक प्रणाली क्या है, वो भी अविनाशी है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। समझ में आया, यानी जो राज्य समाप्त नहीं होने वाले हैं उन राज्यों का न समाप्त होने वाला एक संगठन। इतना समझ में आया कि संघात्मक प्रणाली और परिसंघात्मक में फर्क क्या है। परिसंघात्मक में जब भी वो राज्य चाहे अलग हो सकता है, संघात्मक में नहीं अलग हो सकता है। यहाँ पे केंद्र के पास शक्तियां न के बराबर होती हैं, यहाँ पे केंद्र के पास विशेषता प्रमुख शक्तियां सब केंद्र के पास होती है, ठीक है। और यहाँ पे शक्तियों का डिवाइडेशन होता है कि राज्य स्तरीय पे राज्य को कुछ शक्तियां दी जाती है कि वो विचार कर सकते हैं, परंतु राष्ट्रीय लेवल पे केंद्र सोचेगा प्लस राज्य लेवल पे भी केंद्र विचार कर सकता है, यानी राज्य के पास केंद्र के पास दोनों प्रकार की शक्तियां होती है, ठीक है। ये समझ में आया। तीसरा, यहाँ पे जो आप यहाँ पे बोल सकते हो ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है और ये अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप तीसरा देख लेते हैं, एकात्म, ठीक है। क्या देख लेते हैं, एकात्म प्रणाली। एकात्म प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे केंद्र को ही महत्व रहता है, ठीक है। आमतौर पर छोटे देशों में जहां केंद्रीय शासन पूरे देश की व्यवस्था का संचालन करने में असमर्थ होता है, ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। ऐसी व्यवस्था में राज्यों या प्रांतों का कोई विशेष अधिकार नहीं होता, न ही उनके पास निश्चित शक्तियां होती हैं। उन्हें सिर्फ केंद्रीय शासन द्वारा सौंपे गए कार्य ही करने होते हैं, ठीक है। इसलिए एकात्म व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन भी कहा जाता है। देखिए यहां पे आपको एक नई चीजें आ गई है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका बदल देगा। यहां पे अभी तक राज्य क्या थे, अविनाशी थे, परंतु एकात्म प्रणाली आपकी समझने वाली बात है। एकात्म प्रणाली में अभी समझिए ये जो संघ है, ये संघ बन गया, परंतु छोटे छोटे देशों का संघ है जहां पे प्रांत अपने काम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे जो केंद्र होगा वो केंद्र पूरी सत्ता को अपने अंडर ले लेगा और केंद्र ही शासन चलाएगा। मतलब वहां पे क्या हो जाता है, राज्यों की शक्ति समाप्त हो जाती है, यानी राज्यों के पास शक्ति नहीं होता है, परंतु केंद्र समाप्त नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, एकात्म प्रणाली हो जाती है। जैसे आप चाइना में देखोगे केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, तो यहां पे क्या हो जाता है, एकात्म प्रणाली हो जाता है। यानी यहां पे अगर देखा जाए तो राज्य क्या हो गया, राज्य यहां पे विनाशी है, ठीक है। राज्य यहां एकात्म प्रणाली में विनाशी है, लेकिन जो इनका जो संघ हो गया वो क्या है, एकात्मक है। यानी जो देश हो गया, जो राष्ट्र हो गया, वो क्या हो गया, एकात्मक है, यानी उसे आप विनाश नहीं कर सकते हैं। तो यानी आप यहां पे बोला जाता है विनाशी राज्यों का
अविनाशी संगठन। तीनों चीजें याद रखना। यहाँ पे परिसंघात्मक में राज्य विनाश नहीं होता है, संघात्मक में राज्य विनाश नहीं होता है, एकात्मक में राज्य का विनाश हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है और वो केंद्र में ही मर्ज हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ देखना है कि इनका जो परिसंघात्मक में संगठन है वो विनाश हो सकता है, लेकिन संघात्मक का जो संगठन है वो विनाश नहीं हो सकता, और जो एकात्मक का संगठन है वो भी विनाश नहीं हो सकता। तो यानी इन तीनों केस में आपको देखना है कि यहाँ पे जो राज्य है अविनाशी राज्य, यहाँ पे भी राज्य अविनाशी राज्य, और यहाँ पे भी राज्य जो है विनाशी राज्य है, उनका जो संगठन है यहाँ पे क्या है, विनाशी संगठन है, कभी भी खत्म हो सकता है। यहाँ पे अविनाशी संगठन है जो खत्म नहीं होने वाला है, और ये भी क्या है, अविनाशी संगठन है। तो याद रखना, प्रीलिम्स में कुछ भी पूछेगा तो आपका अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अविनाशी और विनाशी क्यों बोला जाता है, मैं 100% बोलता हूं कि आपका प्रीलिम्स रॉन्ग नहीं जाने वाला है। आप 100% आप पूरी श्योरिटी के साथ उसका आंसर क्या लिख करके आओगे, एकदम करेक्ट लिख के आओगे। परंतु किंतु लेकिन मगर बट उसकी शर्त और कंडीशन ये है कि आपको ये चीजें समझना है। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को 10 बार देखो, समझो, क्योंकि ये आपको पीटी में पूछता है कि निम्नलिखित में से अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन डैश है। तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन डैश है, तो मतलब आपको पूछ लिया, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा मतलब प्रणाली ऐसा है, कौन सा शासन का प्रणाली ऐसा है जिसमें जो राज्य है वो अविनाशी है और संघ विनाश हो जाता है। तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि यार वो परिसंघात्मक है। अगर उसी तरह दूसरे भी तरीके से पूछा कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, तो आप सोच सकते हो यार ऐसा कौन सा संगठन है। सब छोड़ो, आपको भारत के बारे में सोचना है। ठीक है, अभी मैं भारत के बारे में बताऊं आपको, भारत कैसा है। तो भारत देखा जाए तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बहुत टेंशन में थे कि भारत को कौन सी प्रणाली में समेटा जाए, क्योंकि देखिए भारत का जो संविधान है सबसे लेट, यानी भारत को आजादी लेट मिलने की वजह से भारत को फायदा ये है कि भारत का संविधान सबसे अच्छा है देखा जाए, और जटिल भी है क्योंकि बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, परंतु देखा जाए भारत का संविधान सबसे अच्छा है। तो लेट आजादी मिलने की वजह से लेट संविधान बना। लेट संविधान बनने की वजह से जो संविधान निर्माता थे, जो जिनका मतलब पूरा श्रेय जो दिया जाता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को, उन्होंने इतना विचार किया अपनी समितियों के साथ कि भारत की जो शासन प्रणाली है उसको किस प्रकार का रखा जाए। तो उन्होंने बहुत ही बौद्धिक क्षमता के आधार पे निर्णय लिया। उन्होंने क्या किया, जो भारत राज्य है उसको संघात्मक बनाया। ठीक है, संघात्मक बनाया, यानी यहां पे जो शक्तियां हैं वो केंद्र तथा राज्य के बीच में डिवाइड हो गई हैं। यानी राज्य को भी राज्य के हितों के लिए शक्तियां दी गई है, केंद्र को भी राष्ट्रीय प्लस राज्य के हितों के लिए शक्तियां दी गई है। किंतु लेकिन मगर बट वापस से वही क्वेश्चन कि अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, बाहरी देश का युद्ध जैसा माहौल हो जाता है, या कोई राज्य का अनचाहा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, वो अलग होने की मांग करने लगता है, या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो भारत के पास ऐसी शक्ति है कि वो एकात्मक प्रणाली का रूप ले सकता है। यानी भारत राज्य की सारी शक्तियों को खत्म करके सब अपने पास ले सकता है, यानी केंद्र में ही सारी शक्तियां चली जाएंगी। तो यानी भारत की जो शासन प्रणाली है वो दोनों प्रकार की मिक्स है। ठीक है, भारत जो है नॉर्मल तौर तरीके पे क्या है, संघात्मक प्रणाली है, किंतु आपदाओं और विशेष बोलते हैं विशेष प्रक्रिया के तहत तो वो क्या बन सकता है, एकात्मक प्रणाली भी बन सकता है। समझ में आ गया कि भारत के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको ये दोनों प्रणाली का आपको व्याख्या करना है। भारत परिसंघात्मक नहीं है, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। अगर पूछा जाए कि भारत एक परिसंघात्मक प्रणाली का संघ है, तो आपको इसको क्या गलत लिखना है, गलत टिक करना है, क्योंकि भारत परिसंघात्मक है ही नहीं, क्योंकि किसी भी राज्य को फ्रीडम नहीं है कि वो उससे अलग हो जाए। आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर अलग होना चाहा तो उसको हमने खींच के लेकर आ गया, और तो आप सोच सकते हो कि बाकी राज्य तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अभी जैसे पाकिस्तान के बाजू में ही अपना जो पंजाब है वो आवाज उठा रहा है। पंजाब इसके पहले 1987 में भी आवाज उठाया, तो 10 साल तक वहां पे जो था, वहां पे सैनिकों का ही कानून लागू हो गया था, शासन नहीं कानून लागू हो गया था, सैनिक कानून था। सैनिक कानून भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जिसके बाद वहां की जो गतिविधियां थी वो दबाई गई कि भाई अब भारत से अलग होने की बात मत करो, अलग देश बनाने की बात मत करो, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत क्या है, संघात्मक ढांचा है, और जब जरूरत पड़ेगी तो एकात्मक हो जाएगा, और भारत ने उसी ढांचे को अपनाते हुए उनको बरोबर किया। ठीक है, तो अभी कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। बीच के राज्य चाहे तो वो भारत के बीच से तो कहीं जंप कर नहीं सकते, इसलिए आवाज उठाते नहीं, परंतु पंजाब एक बॉर्डर पे होने के नाते पाकिस्तान में भी बहुत पंजाबी है,
जो दोनों बॉर्डर को ये सोचते हैं एक करके हम लोग एक खालिस्तान बना लेवे, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे भी ज्यादा आप देखोगे पाकिस्तान की तरफ से जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन थे उन्होंने आवाज उठाया। आखिर में उसका परिणाम क्या हुआ? भारत ने घुटने नहीं टेका और भारत ने अभी इसको संघात्मक ढांचे में ही एक्सेप्ट कर लिया, जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से अपने कायदे में ले लिया है। तो वो सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे मेन है, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पे कौन कौन सी शासन प्रणाली है। तो देखा जाए इनके आधार पे दो शासन प्रणालियां हैं। पहला है अध्यक्षात्मक, ठीक है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जिसको बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है संसदीय लोकतंत्र, ठीक है। अध्यक्षात्मक को क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ठीक है। और संसदीय को क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर आप चाहो कि मैं इसको ना समझूं तो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा तर्क ये है कि आपको ये पीटी और मेंस में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1-2 साल में दिख ही जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये समझ लेते हो तो भारत की जो शासन प्रणाली है, जो लोकतंत्र है, आप उसको इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र प्रणाली को पहले समझते हैं। यहां पे ये जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र प्रणाली है, यहां पे कार्यपालिका, ठीक है, यहां पे क्या है? कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग होती है, तीनों एक दूसरे से जुड़े नहीं होती है। यानी कार्यपालिका अपना अलग काम करती है, अलग तरीके से काम करती है, विधायिका अलग तरीके से काम करती है, कानून बनाने का काम करती है, और न्यायपालिका अलग तरीके से काम करती है, न्याय देने का काम करती है। परंतु संसदीय लोकतंत्र में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो विधायिका है और कार्यपालिका है, दोनों आपस में जुड़ी होती है, दोनों का सामंजस्य क्या होता है? ज्यादा होता है। परंतु जो न्यायपालिका है वो अलग होती है। कल के मैंने पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि अभी हम लोग जब बात करेंगे तो न्यायपालिका क्यों अलग है वो हम लोग समझेंगे। तो जब भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने विचार किया कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, यानी वो जो सरकार है, शासन पद्धति है, वो संसदीय होना चाहिए या अध्यक्षात्मक। तो उन्होंने विचार करने के बाद क्या डिसाइड किया कि हमें संसदीय लोकतंत्र जो है उसे ही अपनाना चाहिए, क्योंकि भारत में जो लोग हैं, ठीक है, जो राजनीतिक लोग हैं, वो देखते आ रहे हैं, और भारत के लोगों को भी संसदीय लोकतंत्र का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश भी उस टाइम यही पद्धति अपना के रखा हुआ था। और अध्यक्षात्मक था वो न्यू हो जाता था हमारे लिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अध्यक्षात्मक में जो यहाँ पे राष्ट्रपति होता है वो राज्याध्यक्ष भी होता है, यानी राज्य का अध्यक्ष भी होता है, और वास्तविक अध्यक्ष भी होता है, यानी सारे डिसीजन जो होते हैं वो यहाँ पे कौन लेता है? राष्ट्रपति ही लेता है। परंतु संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। जैसे ब्रिटेन से हम लोगों ने ये संविधान का आदर्श समझा है, तो ब्रिटेन में आप देख सकते हो क्या था, संसदीय लोकतंत्र का। तो ब्रिटिश में क्या था कि जो वहां का राजा है, वो किंग है, वो नाम मात्र का अध्यक्ष है, ठीक है। और जिस तरह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारिणी मतलब कार्यपालिका का राजा है, यानी कार्य विधानमंडल सब कुछ वही देखता है, तो सेम उसी तरह भारत में भी जो प्रधानमंत्री है वो क्या है? वास्तविक राज्य अध्यक्ष है, ठीक है, यानी वास्तविक राज्य के निर्णयों लेने वाला अध्यक्ष है वो। तो समझ में आया? अध्यक्षात्मक में क्या होता है? राष्ट्रपति, वास्तविक और नाम मात्र का तो होता ही नहीं है, वास्तविक ही राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है? नाम मात्र का होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक होता है, प्राध्यापक, ठीक है। ये पहली आपको डिफरेंस दिख गया। दूसरा आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो राजनीतिक कार्यकाल होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है, ठीक है। स्थिर होने का मतलब क्या है कि अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो 4-5 साल के लिए उनका जो कार्यकाल है वो फिक्स हो गया। उसके पहले अगर विधायिका चाहे इनको अलग करने के लिए तो वो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि
जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता और ना ही मंत्रिमंडल राष्ट्रपति बनाता है। परंतु किंतु लेकिन मगर बट अगर संसदीय में देखा जाए तो संसदीय में जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति को तो मंत्रिमंडल ही नियुक्त करता है, ठीक है, और वो सारे काम मंत्रिमंडल के परामर्श पे भी करता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो भी मंत्रिमंडल द्वारा ही चुना जाता है। तो जब भी ये मंत्रिमंडल चाहे प्रधानमंत्री को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यानी अगर गठबंधन की सरकार हुई तो गठबंधन की जो दूसरी पार्टी है अगर वो चाहती है मैं इस प्रधानमंत्री से खुश नहीं हूं तो वो अपने पैर पीछे कर लेंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी यानी बहुमत साबित नहीं होगा तो उनका प्रधानमंत्री भी हट जाएगा। यानी अगर जो मंत्रिमंडल है वो चाहे तो आज किसी को प्रधानमंत्री बना के 5 दिन के अंदर ही उसको हटा भी सकती है, परंतु अध्यक्षात्मक में ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसका एक डीमेरिट्स भी है जो कि अध्यक्षात्मक में देखा जाता है कि अध्यक्षात्मक में तानाशाही उभरने की आशंका ज्यादा होती है। यानी अगर कोई राष्ट्रपति ऐसा आ गया जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ है, किसी जाति विशेष के खिलाफ है, तो वो तानाशाही तरीके से वो राज करेगा। जैसे किसी देश को वो अपना गुलाम बनाना चाहता है या उसको तानाशाही हिसाब से उस पर राज करने की कोशिश करेगा, जिसका खामियाजा यहाँ के नागरिकों को भुगतना पड़ जाता है। और आप सोचोगे तो क्या प्रेसिडेंट को हटा नहीं सकते? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है इस पे महाभियोग चला के हटाया जा सकता है। आप डोनाल्ड ट्रंप पे भी देखोगे 2 महाभियोग 2 बार चलाया गया परंतु हटाया नहीं जा सका है। और अमेरिका के इतिहास में जब से अमेरिका आजाद हुआ है 300 350 400 सालों से, आप देखोगे कि अमेरिका जो है अभी तक कितने ही राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया गया है परंतु एक भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सका है। तो आप सोच सकते हो अध्यक्षात्मक प्रणाली कितनी बोलते हैं ना कठोर है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति लोकशाही के साथ साथ क्या हो जाता है, तानाशाह भी हो जाता है, ठीक है। परंतु संसदीय में क्या होता है, जब भी जनता को लग रहा है कि ये प्रतिनिधि अच्छा नहीं है तो जनता क्या करती है, जनता दबाव बनाती है। दबाव के कारण जो उनके आप संसदीय क्षेत्र के जो सांसद होते हैं उन पे दबाव बनता है और सारे संसद ऐसे मिलके क्या करते हैं, उस राष्ट्रपति के पास से पीछे हटने लगते हैं। पार्टियों पे प्रेशर बनाती है और पार्टियां पीछे हटने लगती है, जिससे प्रधानमंत्री को चेंज किया जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री अगर चाहे तो भी क्या नहीं कर सकता, तानाशाह नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा उसको डर रहता है कि कभी भी मैं प्रधानमंत्री पद से हट सकता हूं। तो ये संसदीय लोकतंत्र का फायदा है, परंतु इसके डीमेरिट्स भी है। अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूं तो अध्यक्षात्मक में विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग होती है। तो इसीलिए यह जरूरी नहीं है कि कार्यपालिका में जिनको कार्य सौंपे जा रहे हैं, यानी जैसे शिक्षा के काम, रोजगार के काम, ये सब जो सौंपे जा रहे हैं वो मंत्रिमंडल यानी आपकी विधायिका से ही किसी को मंत्री बना के उनको वो काम सौंपा जाए, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं अध्यक्षात्मक में, देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति जो उस फील्ड का टैलेंटेड है उसको अपनी कार्यपालिका में लेकर वो मिनिस्ट्री पद दे सकते हैं। इसलिए आप बहुत टाइम सुनते हो बहुत सारे अमेरिका में जो भारत के मूल के लोग हैं वो भी कार्यपालिका में आ जाते, कोई ना कोई मिनिस्टर बन जाते। तो इसका सबसे बड़ा राज यही है कि उनकी टैलेंट के हिसाब से वो बनाए जाते हैं, ना कि इलेक्शन के आधार पर, ठीक है। और संसदीय में देखा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका क्या होती है, एक होती है। तो एक होने की वजह से क्या होता है, जो विधायिका के ही मेंबर होते हैं वही कार्यपालिका के मंत्रीगण बन जाते हैं, यानी एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, जो भी है। पता चला हेल्थ के बारे में उनका ज्यादा नॉलेज है नहीं, वो हेल्थ मिनिस्टर बन गए। अभी आपने हाल ही में देखा था 2-3 साल पहले ही स्मृति ईरानी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, बहुत बवाल हुए तो फिर हटाया गया, क्योंकि शिक्षा मंत्री ऐसे आदमी को बनाना चाहिए जो उस फील्ड का विशेषज्ञ है, जो उस फील्ड में सुधार कर सकता है। तो भारत में ये इसके क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव है कि यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी क्वालिटी लो, यानी कार्यपालिका की क्वालिटी लो होने की संभावना रहती है और अध्यक्षात्मक में अच्छे से अच्छी कार्यपालिका बनने की संभावना अधिक होती है। तो आपको समझ में आ गया। अगर चाहिए तो मैं थोड़ा आपको इसको लिखा देता हूं, ठीक है, आप एक बार पॉइंट नोट कर लीजिए। तो पहले आप संसदीय लोकतंत्र में लिखिए, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र में लिखिए कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़े होते हैं तथा विधायिका में बहुमत हासिल, यानी जिसका यहाँ पे बहुमत होगा वही मंत्रिपरिषद के रूप में अपनी कार्यपालिका का गठन व प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। वो किसमें हो गया, संसदीय में। इसके बाद अध्यक्षात्मक में लिखिए कि यहां विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों ही अलग होते हैं
यानी आपस में जुड़े नहीं होते, अलग होते हैं, तथा यहां पर जनता द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुने जनप्रतिनिधियों द्वारा ही राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, यानी इनका विधायिका से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, यहां न्यायालय, किसमें आप लिखोगे संसदीय में, यहां न्यायालय सिर्फ न्यायालय स्वतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि विधानमंडल और आपका जो विधायिका है और कार्यपालिका दोनों आपस में जुड़ी होती है, तो दोनों एक दूसरे से सामंजस्य होता है, तो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती। स्वतंत्र रूप से काम करने का मतलब क्या है कि दोनों एक ही जगह के व्यक्ति होते हैं, लेकिन दोनों जगह संभालना पड़ता है उनको। क्या है, कार्य भी देखना है, देश का डेवलपमेंट भी देखना है, आंतरिक बाह्य मामले भी देखना है, तो उतना स्वतंत्र रूप से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और साथ ही साथ क्या रहता है, जनता का दबाव रहता है, पार्टियों का दबाव रहता है, तो उतना स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले पाते। परंतु न्यायालय जो है, यहाँ पे न्यायालय का जो कार्यकाल है वो स्थिर रहता है, तो इसलिए न्यायालय जो है स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेता है, जो कि अभी के दौर में देखा जा रहा है। ठीक है, अध्यक्षात्मक में लिखिए, यहां राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वास्तविक राजा होता है, वह बिना किसी परामर्श के निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो आपकी विधायिका है उसके कंपैरिजन में जो कार्यपालिका है वो अधिक स्वतंत्र होती है। ठीक है, और फिर आप अध्यक्षात्मक में संसदीय में लिखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष होता है। और वहां पे तो पहले ही आपने लिख लिया, चाहिए तो वापस एक अध्यक्षात्मक में एक लाइन ऐड कर लीजिए कि यहाँ नाम मात्र का राजा कोई नहीं तथा वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब वापस से आप संसदीय में लिखिए, वास्तविक जो कार्यपालिका है उसका निश्चित कार्यकाल होता है, परंतु उसे कभी भी खंडित किया जा सकता है। अध्यक्षात्मक में लिखिए, यहां जो कार्यपालिका का कार्यकाल है वह निश्चित होता है। ठीक है, अब आप वापस संसदीय में लिखिए, प्रधानमंत्री विधानमंडल का अंग होता है, इसीलिए जब भी विधायिका यानी मंत्रिमंडल चाहे तो प्रधानमंत्री को हटा सकती है। अब अध्यक्षात्मक में लिखिए कि जो राष्ट्रपति होता है वो विधानमंडल यानी मंत्रिपरिषद का अंग नहीं होता है, इसीलिए विधानमंडल यानी मंत्रिपरिषद चाहकर भी उसे हटा नहीं सकती है। ठीक है, अब नीचे एक लाइन करके गुण और अवगुण भी थोड़ा लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। गुण में लिखिए, ठीक है, गुण में लिखिए, पहला आप लिख लीजिए संसदीय में, ठीक, अध्यक्षात्मक में लिख लीजिए, यह राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित करता है, यानी जो राजनीतिक माहौल है कार्यपालिका का उसका कार्यकाल सुनिश्चित करता है। ठीक है, यहां पे लिखिए, यह गुण में इसका गुण लिखिए, किसका, संसदीय का, यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। यह क्या करता है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है तथा तानाशाही से रक्षा करता है, यानी तानाशाह ना हो पाए उसकी रक्षा करता है। अब दूसरा लिखिए अध्यक्षात्मक में, इसमें योग्य मंत्री परिषद निर्माण होने की संभावना अत्यधिक होती है। इसके बाद आप लिखिए संसदीय में लिखिए, विधायिका के जो सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका में चुनकर जाते हैं, यानी मंत्री परिषद और कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे योग्य मंत्री परिषद बनने की संभावना कम होती है। ठीक है, या आप लिख सकते हो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र से कम होती है। ठीक है, अब अवगुण लिख लेते हैं दोनों का। अवगुण लिख लीजिए, पहला आप लिखिए अध्यक्षात्मक में, यहां पे लिखिए समय समय पर तानाशाही की आशंका बनी रहती है। यहाँ पे आपको समय समय पे तानाशाह होने की आशंका निर्माण होने की संभावना रहती है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए समय समय पर राजनीतिक अस्थायित्व होने का खतरा रहता है। यहाँ पे कभी भी जो राजनीतिक समय है उसके पहले ही प्रधानमंत्री हट सकता है, यानी वहां पे ये खतरा बना रहता है। इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी अभी मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखिए अध्यक्षात्मक में, विधायिका तथा कार्यपालिका अलग अलग होने के कारण आपस में गतिरोध होने की आशंका ज्यादा रहती है। आप समझो, जो कार्यपालिका है और विधायिका जो है,
कार्यपालिका में समझो ए पार्टी है और विधायिका में बी पार्टी है, क्योंकि दोनों अलग अलग चुने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव डायरेक्ट होता है, विधायिका से कोई भी मतलब नहीं रहता है। अब विधायिका में बी पार्टी है और कार्यपालिका में ए पार्टी है और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो आप समझो कोई भी कानून, कोई भी समझौते को उनको अमल में लाने के लिए कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। परंतु संसदीय लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र में फायदा है कि सामंजस्य रहता है। तो आपने जो लिखा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपका था वो इसी आधार पे था। अब इसका आप संसदीय लोकतंत्र का लिखिए दूसरा पॉइंट, योग्य मंत्री परिषद के निर्माण होने की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। मैंने आपको गुण में लिखा दिया, क्या ये अगर गुण में लिखा दिया तो वहां पे लिखना आपस में जुड़े होने के कारण कार्यपालिका और विधायिका में सामंजस्य अच्छी तरीके से बना होता है, क्योंकि वहां पे दोनों पार्टी के लोग होते हैं, ठीक है। ये करेक्ट कर लेना अगर मैं वो लिखाया रहूंगा, ठीक है। उदाहरण के लिए आप संसदीय में लिख सकते हो भारत और ब्रिटेन, ठीक है, और अध्यक्षात्मक में लिख सकते हो अमेरिका। अमेरिका आज के टाइम में सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। तो आपको इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज कमेंट करते रहो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको वो पूरी तरह से मैं अच्छे से तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको क्लियर कट में समझ में आ रहा है। और आप इसका आंसर भी लिखते रहे, आंसर राइटिंग भी करते रहे, ठीक है। पहले जो भी क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज पढ़ के, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि अभी हाल ही के वर्षों में आया भी है और इससे रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न लिखिए, भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, क्या वर्तमान परिस्थितियों में भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़कर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए? चर्चा कीजिए, ठीक है। उत्तर लिखिए, अभी मैं उत्तर भी बता देता हूं। आप इसको एक बार मैंने जो पढ़ाया उसके हिसाब से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और मैं आपको लिखा भी देता हूं ताकि आपको क्या है एक आंसर जो है आपका रेडी हो जाए। चलिए लिखिए, भारत में 1990 के दशक में एक दलीय प्रभुत्व का अंत हो गया तथा बहुदलीय यानी गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आई। गठबंधन की इन सरकारों का सामंजस्य बरोबर न होने के कारण कई बार सरकारें अस्थिर हो गई तथा अस्थिरता का खतरा आगे भी बना रहा। यह देखते हुए कुछ लोगों ने यह मांग की कि भारत को भी अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए ताकि राजनीतिक कार्यकाल स्थिर रहे। आवाज बरोबर आ रहा है ना? क्योंकि कल आवाज में थोड़ी तकलीफ थी, जो मैंने पहला वीडियो डाला मैंने वो स्पीकर के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। वो माइक बरोबर कनेक्ट नहीं हुआ था, टेस्टिंग में देखा तो बरोबर कनेक्ट था, बट जब मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया तो वॉइस में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज मेरे हिसाब से नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिखिए, लेकिन भारत की परिस्थितियों को देखते हुए संविधान निर्माताओं का संसदीय प्रणाली को स्वीकार करना ठीक समझा जा सकता है, क्योंकि भारत में व्यापक पैमाने पर अशिक्षा, जातिवाद, गरीबी, संप्रदायवाद, भाषावाद आदि पाया जाता है तथा सरकार चुनाव की प्रक्रिया में भी लोगों के मत तथा जनता का वोट धार्मिक आधार पर ही रहता है। इससे यह आशंका सदैव बनी रहती है कि अगर कोई तानाशाह सरकार या कट्टर व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति न बन जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्षात्मक प्रणाली में हटा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। परंतु संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है, जो कि देखा जाता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, विगत के 2 दशकों से राजनीतिक स्थिरता आती जा रही है तथा अस्थिरता का खतरा भी कम हो गया है, ठीक है। वापस से बोल देता हूं अगर इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा तो। विगत के 2 दशकों से राजनीतिक स्थिरता आती जा रही है, यानी राजनीतिक स्थिर होते जा रही है तथा अस्थिरता का खतरा भी कम हो गया है। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को
संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया है, जिसके कारण अब संसदीय प्रणाली को हटा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसमें संवैधानिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि अभी इसको क्या है, संविधान ने भी, न्यायपालिका ने भी इसको क्या बोल दिया है कि ये संवैधानिक ढांचा है। तो अब संविधान में अगर इसका उल्लेख हो गया है तो आप सोच सकते हो कि इसको हटा पाना कि नहीं, क्योंकि अगर संविधान में किसी को मूल ढांचा मान लिया गया है तो उसको संसद चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मूल ढांचे में परिवर्तन कर पाना नामुमकिन है। ठीक है, अब आगे कुछ भी उन लोग चेंजेस करके, तोड़ मरोड़ करके भले कुछ भी कर ले, वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, परंतु वर्तमान समय में स्थिति यह है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब कंक्लूजन लिखिए, निष्कर्ष। अतः भारत की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे राष्ट्र के लिए संसदीय प्रणाली ठीक है तथा इसे हटाने की बजाय इसमें निहित कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे संविधान निर्माताओं के आदर्शों तथा संविधान व न्यायपालिका के साथ साथ लोकतंत्र का भी महत्व कायम रह सके। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको जो विशेषतः परीक्षा में पूछे जाते हैं इन सभी टॉपिकों को मैंने आज कवर किया है। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा काफी अच्छी तरीके से। अगर समझ में आया है तो भी, नहीं समझ में आया है तो भी आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मतलब आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो और जो चीजें नहीं समझ में आई वो भी लिखिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बना के लेकर आऊं उसमें और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूं। बस मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करोगे और प्रीलिम्स के जो है प्रैक्टिस करते चलोगे। चैप्टर वाइज मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कराते रहूंगा और मतलब उत्तर भी लिखाते रहूंगा, और आने वाले समय में मैं आपको डेली प्रैक्टिस के लिए भी एक एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस का आंसर आपको खुद से ही चेक करना पड़ेगा और खुद लिखने की हैबिट डालनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, अब कल नए टॉपिक के साथ मिल